नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र का एक सर्कुलर निकाला जीएसटी का, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एसएससी के लिए। और आप टाइटल देखा है आपने, हमने लिखा ही है कि जीएसटी और 2A में मिसमैच है, उसके बावजूद आपको क्रेडिट मिलेगा। ऐसा ही सर्कुलर में लिखा हुआ है। और हमने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करके वो वीडियो अभी बनाया है, जो आज सुबह ही लाइव रिकॉर्डिंग हुई है। और अगर आप डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, जीएसटी या 2A मिसमैच, तो चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है, यूट्यूब में आपको नजर आएगा, क्लिक कीजिए, वहां डायरेक्ट पहुंच जाइए, इन अंत तक देखिए। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, जो हम लोग जीएसटी कोर्स चलाते हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। और ऐसा कोर्स आपको कोई नहीं करवाएगा, ना वेबिनार में मिलेगा, ना सेमिनार में नहीं मिलेगा, ना किसी यूट्यूब के चैनल में मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग करवा सकते हैं। और मैं ऐसा इस दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं, क्योंकि ये जो किताब है जीएसटी की, वो भी हमने खुद लिखी हुई है। वो किताब बेसिकली हमारी स्क्रिप्ट है, जिसके बेसिस पे हम लोग वीडियो लेक्चर्स करते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट taxbyKK.com जरूर से विजिट कीजिए। वहां पर आपको ये जीएसटी कोर्स के बारे में तमाम डिस्क्रिप्शन चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं, कितने घंटे का, एक एक चीज मिलेगी। एफएक्यू भी है, उसको भी देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मैं वीडियो खरीदूंगा वो कितने महीने के लिए वैलिडिटी होगी, क्या वीडियो डिलीट हो जाएगा वैलिडिटी खत्म होने के बाद। ऐसी तमाम तरह की चीजें जो एफएक्यू में भी लिखी हुई है, तो उसको भी जरूर से देखिएगा। और ये वीडियो अंत तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि आप अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो आप हमारी भी हेल्प करेंगे। एक बात और, कस्टम्स एक्ट की क्लासेस आप 50 रुपीज या 60 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको देखिएगा, इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का एक बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए। वो आपसे बहुत मामूली से पैसे मांगेगा, और आप कस्टम्स एक्ट की क्लासेस, ई इनवॉइस का पार्ट 2 आप तभी देख पाएंगे जब आप वो ज्वाइन बटन ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखते हैं, आइए। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस महाराष्ट्र का इंटरनल सर्कुलर या इंटरनल इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं। और वो इंटरनल इंस्ट्रक्शन में आपको लगेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अच्छा सर्कुलर निकाला है, बहुत बेनिफिशियल है, और तमाम चीजें आपको अच्छी अच्छी बातें लगेगी। और वो वाकई में ऐसा है या नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये सर्कुलर है, इंटरनल सर्कुलर, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर फॉर ऑफिस यूज ओनली, और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, पता नहीं कोई वॉयलेशन तो नहीं है ना। और यूट्यूब में भी चला जाएगा। 25 फरवरी 2022 यानी कल आया था। और गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू लीगल इश्यूज पर्टेनिंग टू रिटर्न स्क्रूटनी फॉर टैक्स पीरियड 17-18 और 18-19। तो सिर्फ ये 2 साल का है, 17-18 और 18-19 का। और रेफरेंस है, इससे पहले भी उन्होंने शायद कुछ सर्कुलर निकाला था, जो मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, कुछ इश्यूज तो थे 17-18 और 18-19 में। बताइए क्या क्या इश्यूज थे। टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड, आउटपुट टैक्स से रिलेटेड। सर 3B और 2A में डिफरेंस? नहीं, आउटपुट टैक्स। 3B और GSTR 1 में डिफरेंस है? 1 एंड 3B में शायद डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस है ना, पहले 3B फाइल होता था, फिर 1 फाइल होता था, बाद में उन्होंने चेंज किया। तो दिस डिफरेंस माइट क्रॉप। 1 के अंदर B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। आपने B2C सप्लाई में 10 लाख दिखलाया, और बाद में कहा गया कि भैया ये B2C नहीं है, B2B है। आपने यहाँ 10 लाख शो कर दिया, इसको कम करना भूल गया। पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां थी जो हो गई थी 17-18 में, 18-19 में, क्योंकि बहुत आइडिया नहीं था, हम लोग सब लोग सीख ही रहे थे। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 सर्कुलर निकाल लिए, और बोले कि ऐसे जो बोनाफाइड मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर ऑफिसर को कहा कि अगर ये बोनाफाइड मिस्टेक है और आप ये चेक कर पा रहे हैं कि वाकई में ये बोनाफाइड मिस्टेक है, तो कोई अनुचित कार्रवाई ना की जाए या रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं किया जाए। यही मतलब निकलता है। तो इन्होंने कई केसेस दिए हुए हैं यहां पर, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 करके। तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल इश्यूज पर्टेनिंग टू रिटर्न स्क्रूटनी हैव बीन इश्यूड। रिटर्न स्क्रूटनी किस सेक्शन में हो रहा है? सेक्शन 64 में सर।
एएसएमटी कौन सा नंबर इश्यू कर रहा है? SMT 10 10 सेक्शन कौन सा बता रहे हैं आप? 62 62 में सर। 62 है, कंफर्म है ना? हाँ ओके। have been issued by circular refer to serial number 2, यानी कि ये वाला. However, there are certain legal issues which have arisen in the course of the work of written scrutiny. From an examination of the issue, it is seen that the issues have cropped up due to bona fide errors committed by taxpayers in their compliances. Such errors are largely due to lack of understanding of the provisions of law and the issues of GSTL system in the initial stage 1718 and 1819. वो उसको 62 की जगह 61 है सर, वो स्कूटनी ऑफ रिटर्न क्या है? 61. Hence, in order to clarify the doubts of field officers, the following guidelines are issued. It must be kept in mind that the clarification given hereunder are case specific and based on facts and circumstances of each case. यानी कि इसका इस लाइन का मतलब ये हो गया कि ऑफिसर को अपने बुद्धि से ये चेक करना होगा कि ये जो केस स्टडीज दिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर केस में अप्लाई होता है या नहीं होता. नहीं होता है तो इसको फॉलो नहीं करेगा इस सर्कुलर को. The circular applies to return scrutiny of tax period 1718 and 1819. अब एक एक करके केस एक बार देखते हैं आपके साथ. In GSTR 1, the taxpayer under scrutiny has mistakenly reported B2B outward supply transaction in table 7 as a B2C. यानी कि B2B को कहां दिखला दिया? B2C में. Upon request from the recipient, the said taxpayer has re-reported such B2C transaction as B2B transaction in later period GSTR 1. यानी कि फिर जब पता लगा तो B2C को B2B कर दिया. तो मैंने जो एग्जांपल लिया था अभी ऊपर में, B2B 0, B2C 2 लाख. पता लगा तो B2B तो 2 लाख कर दिया. इन B2C तो 0 करना चाहिए ना, उतने रुपए से कम करना चाहिए, उसने किया नहीं, वो भी 2 लाख है. However, while reporting they have not reduced B2C. रिड्यूस किया ही नहीं. These mistakes led to excess liability in GSTR 1 as compared to 3B. How to deal with this issue? अभी क्या करेगा बताइए ऑफिसर? ऑफिसर क्या करेगा? अगर वो एक्चुअल में उतना अगर इंक्रीज हो रहा है नहीं तो ऑफिसर उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपसे क्या मांगेगा? हमसे कहेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स करवा दीजिए. इनवॉइसेस ये सब मांगेगा या नहीं मांगेगा? हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही स्पेशली मांगेगा कि आपका उसमें कितना है. The proper officer may, discretion उसका, obtain the transaction-wise details of outward supplies from taxpayer for the period under scrutiny and reconcile it with category-wise outward supplies reported in one of the corresponding period. Category-wise मतलब B2B, B2CS, B2C, B2 large. ठीक है. Identify the transaction reported in B2B, B2C category. मतलब identify the transaction मतलब उस particular invoice को identify करेगा. इसका बाद figure out the transaction which have been shifted to B2B from its original B2C. Take on record the details of GSTR 1 in which such shifting had been done. तो किस डेट को हुआ, कौन सा इनवॉइस नंबर हुआ, किस वैल्यू का हुआ, वो सारा कुछ देखेगा. और वो अब देखिए वो ये जब कहता है obtain the transaction wise details of outward supplies from taxpayer, क्या वो आपको कहेगा कि मेरे ऑफिस में लाके दो? यस सर. देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि किसी भी ऑफिसर के पास ऑफिस में बुलाने का कोई पावर अभी है नहीं. रूल 56 सब रूल 12 जो है उसमें बड़े स्पेसिफिक लिखा हुआ कि वो मंगवा सकता है, लेकिन अंडर ओनली सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो आप बेसिकली ऑफिस में जाने की कोशिश ना करें. सिंपली इनवॉइसेस ये सब का डिटेल आप उनको पीडीएफ फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दें, वो ज्यादा बेटर है. अगर वो आपको ऑफिस में मंगवाता है तो उनसे पूछ लीजिए भैया किस सेक्शन में आप मंगवा रहे हैं, किस सेक्शन से ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो ये अलग, अगर मैं इस पर ज्यादा डिस्कस करूंगा तो अलग मैटर खुल जाएगा, तो उस पर अभी जा नहीं रहे हम लोग. लेकिन ये आपको सोचना है कि लेके जाना है या नहीं जाना है. So some of the taxpayers, while furnishing details of outward supplies, had committed typographical errors in reporting details of outward supplies 4, 5, 6, 7 और 11. क्या है 4, 5, 6, 7 और 11? GSTR 1 4 में तो B2B है. 4 में B2B.
हाँ 5 में 5 में नहीं, आपके उसमें वो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम सप्लाई एनुअल रिटर्न के नहीं। बारे में तो नहीं सोच रहे 5 करते वक्त? नहीं नहीं नहीं। सर जीएसटीआर 1 का आना चाहिए ना। हाँ, जीएसटी 1 का बताइए, 5 क्या है, 6 क्या है? 6 एक्सपोर्ट है सर 6। बिल्कुल और सही। 7? अच्छा 11 क्या है? 7 TDS TCS वाला है। नहीं, आप कहाँ राजेश जी, ये 7 टीडीएस अब लगता है जीएसटी 7 फॉर्म में चले गए। 11 क्या है? B2C है हाँ है ना? हाँ हाँ B2C है। ये 4 B2B, 5 ये देखिए, ये भी B2C था। 2.5 लाख से ज्यादा वाला। हाँ, और 6 तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है। 7 डेबिट नोट। डेबिट नोट ठीक है। उसके बाद 8 तो नहीं बोल रहा है, 11 बोल रहा है। 11 B2C स्मॉल वाला है, ये रहा। नहीं नहीं नहीं, ना कंसोलिडेटेड एडवांस रिसीव्ड, ये अमेंडमेंट्स वाला है। तो ये B2C स्मॉल कहाँ गया? ऊपर गया। 12 में है क्या? B2C तो 7 नंबर में है सर। 7 ही में है। B2C अदर्स जो होते हैं। अच्छा, स्मॉल लार्ज 7A 7B करके है, सब इसी में है ना? नहीं, वो तो 5 में है, इसका मतलब 7 में है स्मॉल वाला। ओके, स्मॉल वाला 7 में है। हाँ हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक 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 ठीक। एक बार फिर से, 4 में क्या है? आउटवर्ड सप्लाई B2B। B2B, B2C लार्ज, unregistered, B2C लार्ज, B2C लार्ज, 6 एक्सपोर्ट, export, 7 debit, B2C स्मॉल और हाँ। 11 अमेंडमेंट, advance, एडवांस रिसीप्ट एडजस्टमेंट एडजस्ट। एडवांस ठीक है। ओके, the figures reported are in excess of actual supply of figures. These errors led to excess liability in 1 as compared to 3B. How to deal with this issue? अब ये कह रहा है कि आपका इनवॉइसेस तो सिर्फ 10 लाख का है, लेकिन आपने B2B में 15 लाख शो कर दिया। उसके बाद कोई अमेंडमेंट कर नहीं पाए क्योंकि आपको पता नहीं था कैसे अमेंडमेंट होगा, या पोर्टल ने करने नहीं दिया। पॉसिबल है। तो 17, 18 और 18, 19 का ये तो एक जेन्युइन मिस्टेक है। बहुत लोग ने बाद में, ये मुझे लगता है 3B का सर्कुलर आया था जहां पर उसको कैसे ठीक करना है मुझे, और 2017 में ही आ गया था वो सर्कुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सितंबर 2017 या अगस्त अक्टूबर 2017 में। किस सर्कुलर के बारे में बात कर रहा हूँ पता है आपको? 26/26/2017, 29 दिसंबर 2017 को एक सर्कुलर आया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी रिगार्डिंग, जहां पर इन्होंने बहुत तरह के करेक्शंस बताए थे। ये रहे, देखिए, कॉमन एरर 1, कॉमन एरर 2, लायबिलिटी वाज अंडर रिपोर्टेड, लायबिलिटी वाज ओवर रिपोर्टेड। तो कैसे कैसे ठीक करना है इसके बारे में। कॉमन एरर, लायबिलिटी वाज रॉन्गली रिपोर्टेड, B2B B2C ये सब। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज अंडर रिपोर्टेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज ओवर रिपोर्टेड। फिर कॉमन एरर, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द रॉन्ग टैक्स वाज टेकन, आई की जगह सी लिया उस तरह से। फिर कैश लेजर रॉन्गली अपडेटेड। तो इतने सारे कॉमन एरर, 7 कॉमन एरर थे, और ये सर्कुलर वो आ चुका था। उसके बावजूद अब ये सर्कुलर आया है, समझेंगे लोग, करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पॉसिबल है। तो अब इस केस में बताइए प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना चाहिए? फैक्ट उसका सर, पहले तो उसका 9 चेक करना चाहिए उसको कि वास्तव में अगर 9 उसने फाइल किया है तो उसने वहां अपना सब कुछ सही कर दिया है। उसने मोस्टली सही कर दिया है। देखिए, जब भी प्रॉपर ऑफिसर को चेक करने की कोशिश करे तो उसके सोर्स पे जाने की कोशिश करेगा, कहां से वो ट्रांजैक्शन निकल के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑलरेडी होंगे। जीएसटी वो देख सकता है, 3B देख सकता है, GST 9 देख सकता है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, सब कुछ वो देख सकता है।
वो जो नहीं दे सकता है वो इनवॉइसेस, छपा हुआ पेपर इनवॉइसेस को नहीं देख सकता, यही तो है। हाँ तो सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर को उसके पास जो इंटरनली जितने भी डेटा है वो देख लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसके पास कोई एक्सेस होगा नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में उसको सेल्स फिगर कितना ऑडिटेड दिखाया हुआ है उससे चेक कर लेगा। हाँ बिल्कुल चेक कर लेगा। क्रॉस रेफरेंस, अगर इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं हो रहा तब तो बात अलग ही है। हम्म। अब इसमें क्या कर रहा है कि अब देखिए क्या होता है, यहां पर प्रॉपर ऑफिसर को कहा जा रहा है कि अगेन may obtain the transaction wise details of outward supply from taxpayer for the period under scrutiny and reconciled with category wise outward supply reported in one of the corresponding period। में इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर को खुद ब खुद अब उसके पास जितने इंफॉर्मेशन उससे रिकंसाइल कर ले, वो मेहनत तो प्रॉपर ऑफिसर को करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करनी पड़ेगी। लेकिन करते नहीं होंगे, दूर दूर तक नहीं। वो सीधे बोलता है कि भैया अभी एक नोटिस आया मेरे पास 2019 का, नहीं 2020-21 का केस था, वो पिछले 3 साल का इनवॉइस का डिटेल मांग लिया। बताइए 12,000 रुपए टैक्स मांग रहा है और 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3 साल का बैलेंस शीट, 3 साल के इनवॉइसेस के डिटेल्स सब मांग लिया। तो प्रॉपर ऑफिसर को मेहनत करनी चाहिए। Identify the categories of differences B2B, B2C, exports or adjustment to advances. In case of B2B transaction, take undertaking of the recipient that he had not availed excess ITC on the account of the said error committed by the supplier। लीजिए, ये कौन सी बात हो गई? ए ने बी को सप्लाई किया और 100 + 10 = 110। ए ने अपने 1 में रिपोर्ट कर दिया 200, तो इसको बी को कितना क्रेडिट लेना चाहिए? 10 का लेना चाहिए। Yes. तो ये प्रॉपर ऑफिसर क्या कह रहा है, बी को पकड़ेगा, बोले भैया तुम बता दो, अंडरटेकिंग दे दो कि तुमने एक्सेस क्रेडिट तो नहीं लिया है। अगर इसने एक्सेस क्रेडिट 20 रुपए का ले लिया है तो इससे 10 रुपए और मांगेगा फिर इसे। In case of B2B transactions, take undertaking of recipient that he had not availed excess ITC on account of the said errors committed by the supplier। बी अब प्रॉपर ऑफिसर ये भी कर सकता है, बी को कहेगा भैया तुम रिड्यूस करो, 20 रुपए क्रेडिट लिया तुम रिड्यूस कर दो 10 रुपए से, इसको अलग नोटिस भेज दे, इससे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। वो तो यही रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और ये सभी केसेस में प्रॉपर ऑफिसर के पास डिस्क्रिप्शन है वो कैसे स्क्रूटनी करता है। में in case of export, verify it with the turnover of the export considering while granting the refund। verify it with turnover of export considering while granting the refund। export टर्नओवर बढ़ा दिया तो रिफंड ज्यादा मिल जाएगा, तो वो गलती को भी रिफंड के साथ वो ये तो करना भी चाहिए। वो उसके इंटरनली ए ने एक्सपोर्ट टर्नओवर 10 होना था, दिखला दिया 20, तो उसको रिफंड डबल मिल गया होगा। अब वो स्क्रूटनी में आता है कि वो कह रहा नहीं सर एक्सपोर्ट तो सिर्फ 10 ही है मेरा, 20 तो गलती से आ गया, तो वो रिफंड 10 रुपए का रोकेगा या नहीं रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। जो भी डबल रिफंड है तो वो रोकेगा ही रोकेगा। ये देखिए डिफरेंस इन आईटीसी। आईटीसी के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको डिफरेंस इन आईटीसी। सबसे पहले हम लोग का ये मानना है 17-18 और 18-19 का जो आईटीसी आपने लिया है दैट शुड बी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, करेक्ट है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में 17-18 में सिर्फ 4 ही कंडीशंस थे। इनवॉइस होना चाहिए, गुड सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, सप्लायर ने आपका टैक्स दे दिया है, सप्लायर हैज पेड टैक्स। टैक्स कैसे देगा? 3B से, 3B से, और रिसिपिएंट ने क्रेडिट क्लेम कर लिया 3B में, ठीक है। दूसरा 17-18 और 18-19 में मैचिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था।
42 एंड 43, ठीक बात। इसमें एक कंडीशन और था कि क्रेडिट क्लेम करने का लास्ट डेट सितंबर है नेक्स्ट ईयर का। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां से कहीं भी आपको पता लग रहा है कि 2A के साथ मैचिंग होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सप्लायर हैज पेड टैक्स। ये मालूम ही नहीं चल सकता, ये रिसिपिएंट को नहीं पता लग सकता है, लेकिन ऑफिसर को तो पता लग सकता है। हाँ, तो आप मेरा क्रेडिट इसलिए मत डिनाई कीजिए कि 2A में नहीं आ रहा, आप इसलिए डिनाई कीजिए कि सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज 2A का मैचिंग 36 सब रूल 4 से आया, वो भी 2019 में, अक्टूबर 2019 में। इसका मतलब गवर्नमेंट ये मान रही है या हम लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अक्टूबर 2019 से मैचिंग करना था, उससे पहले मैचिंग नहीं करना था। और जब मैंने एनुअल रिटर्न आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पर टेबल नंबर 8 था, वहां भी उन्होंने ये सारी तमाम बातें बताई थी, और यूट्यूब में वो वीडियो भी अपलोडेड है, डेंजरस करके कुछ हमने नाम दिया। तो 17, 18, 18, 19, 36, 4 से पहले हमारा ये मानना है कि 2A की मैचिंग रिक्वायर्ड ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कंडीशन चेक करने हैं। लेकिन जितने भी नोटिस आ रहे हैं वो 2A के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। एनुअल रिटर्न में जो बातें बताई थी कि एनुअल रिटर्न हमने पहली बार कब देखा? मार्च में, फरवरी में। 19 मार्च। नहीं, एनुअल रिटर्न 17, 18 का एनुअल रिटर्न हमने 18, 19, हाँ मार्च फरवरी 2019 में देखा, जहां पर टेबल 8 पे 2A का मैचिंग का कॉन्सेप्ट था। 2A आया ही सितंबर में, और GSTR 1 का लास्ट डेट 17, 18 का मार्च 2019 था, है ना? अब देखिए वो नोटिस क्या इशू कर रहे हैं, वो नोटिस ये इशू कर रहे हैं 17, 18 का कि आपका सितंबर 2018 तक नहीं आया क्रेडिट, सितंबर 2018 के 2A में नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम क्रेडिट नहीं देंगे। और सितंबर 2018 में ही 2A आया है। बहुतों को पता भी नहीं होगा 2A का क्या करना है, नजर आ रहा था पोर्टल में। लेकिन उन्होंने क्रेडिट तो इनवॉइस के बेसिस पे A, B और D के बेसिस पे ले लिया। C क्योंकि रिसिपिएंट चेक नहीं कर सकता था, तो हमारा ये मानना है जब C चेक ही नहीं कर सकता है तो मैं उसको अप्लाई कैसे करूंगा अपने एंड में? तो C मेरे लिए इनएप्लीकेबल हो गया। तो मैं A, B और D के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम कर रहा हूं। अब डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है कि हम क्रेडिट आपका डिनाई करना चाहते हैं। ठीक बात है। और ये थर्ड वाला अभी भी इसी पॉइंट को इंसिस्ट कर रहा है कि 2A के अकॉर्डिंग ही आपको असेसमेंट करना है प्रॉपर ऑफिसर को। तो जो बहुत बड़े एसएससी हैं, छोटे मोटे एसएससी तो हो सकता है 2A के बेसिस पे, मिसमैच के बेसिस पे अगर मैच नहीं हो पाया तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस देके आपसे टैक्स वसूल ले। और बहुतों का टैक्स, छोटे मोटे एसएससी का टैक्स 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख बन रहा है। मानते हैं आप इसको? आप लोगों को भी नोटिस मिला होगा मिसमैच का। कुछ ना कुछ आया है ऐसे। अब एक बार पढ़ते हैं ये कैसे स्क्रूटनी करने के लिए कह रहा है। Difference in ITC claim of 3B and ITC available in 2A of taxpayer under scrutiny on account of supplier has reported B2B supplies as B2C in one and they could not amend it till expiry of time limit, so these transactions are in 2A of the actual receipt are served। बताइए क्या करें? इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए हो क्या रहा है। मैंने सेक्शन 16(2) में जो 4 कंडीशंस हैं A, B, C, D, उसको एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये कह रहा है कि इसने B2B सप्लाई की जगह कौन सा सप्लाई कर दिया? B2C। इसका मतलब सप्लायर ने टैक्स पे किया है। C कंडीशन सेटिस्फाइड। 2A में आए या ना आए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यही मुझे लगता है ऑफ कहेगा भी आगे।
अच्छा लिखा हुआ है, इन केसेस वेयर डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम per supply 2.5 lakh or more, ask the claimant to obtain certification from the chartered accountant of the said supplier certifying the output transaction tax paid thereon so as to comply with the provisions of section 16. यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप 2A को भूल जाइए। आप सप्लायर ने टैक्स दिया है, काम खत्म। अगर सप्लायर ने मेरे से पैसा लेके गवर्नमेंट को जमा करवा दिया तो उसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, 2A में आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है। अब इन्होंने एक और कहानी डाल दी कि सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये गलत डाल दी, और बढ़ा दिया, ये गलत डाल दी। और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट को क्यों भूल जाते हैं, वो भी लिखे। कंपनी सेक्रेटरी को क्यों भूल जाते हैं, वो भी लिखे। इतना ही तो है ट्रांजेक्शन में, यही तो चेक करना है, लिखना चाहिए। उन्होंने क्या मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी ने कोई गुनाह किया है, लॉयर को भी कर देते। चलिए, लेकिन टैक्स अकाउंट्स में सबसे पहले नाम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही आता है। Few suppliers have reported B2B supplies against GST or some other taxpayer instead of actual recipient. आप देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। A ने B को सप्लाई किया, इन A ने जब GSTR 1 भरा तो इसमें C का नाम लिख दिया, ठीक है। अब क्या C इसका क्रेडिट ले सकता था? नहीं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के पहला ही कंडीशन C सेटिस्फाई नहीं करेगा, भले उसके 2A में आ रहा हो, तो इसको तो क्रेडिट लेना ही नहीं चाहिए। सेल्फ असेसमेंट। और ABCD अगर इसका देखें B को, तो इसके पास इनवॉइस है, गुड सर्विस इसने रिसीव किया है, सप्लायर ने इसका टैक्स पे किया है, D में इसने क्रेडिट क्लेम किया, तो एक्चुअली में B को तो मिलना चाहिए। प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना चाहिए, C को वो पकड़ेगा, बोले भैया क्रेडिट लिया है, तो C को सर्टिफाई करना पड़ेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेट अस सी। In cases where difference in ITC claim per supplier is below 2.5 lakh, ask the claimant to obtain ledger confirmation of the concerned supplier along with his or her certification. 2.5 लाख से कम है तो सेल्फ सर्टिफाई कर देगा। ऊपर में कितना था? के ऊपर मोर देन 2.5 लाख है तो सर्टिफिकेशन। ओके, अगर अप टू 2.5, अच्छा ये सारे पॉइंट इन सब के लिए है। डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम में बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, आई लव दिस। ये वाला जो पॉइंट नंबर 3 है, आप इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए। हम भी यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ABCD देखिए, 2A मत देखिए। हाँ, सप्लायर ने अगर आपका टैक्स नहीं दिया है तो दिक्कत में है, आप फाइट फिर भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत में है। अमित जी सर, आपका केस यहीं फंसेगा, याद रखिए, बताया था। सप्लायर ने टैक्स किया सर, सप्लायर ने पैसा नहीं भरा है। हाँ, वहीं फंसेगा आपका केस। मेरा केस इसमें क्लियर होना चाहिए ना सर, आपने जो ड्राफ्ट बनाया। हाँ, आपका तो सप्लायर ने टैक्स पे किया है ना। हाँ, प्रॉपर टाइम पे किया सर। बस 16 तो days आया ना, बेटर। क्या फर्क पड़ता है। ये तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। Supplier had reported B2B transactions taxable under forward charge in table 4B of his GSTR instead of table 4A. ये क्या है? Supplier had reported B2B transactions taxable under forward charge in table 4B. तो हमने रिवर्स चार्ज में डाल दिया इसको। अरे आप लोग इतना भरा है, आप लोग ने बता नहीं रहे हैं। हाँ, रिवर्स चार्ज में डाल दिया। तो इसने क्या किया, सप्लायर रिसिपिएंट 100 + 10 = 110। इसने ये ट्रांजेक्शन कहाँ डाल दिया? रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज में डाल दिया तो इसके ऊपर लायबिलिटी आ गई। इसने पेमेंट नहीं किया लेकिन क्रेडिट क्लेम कर लिया, पॉसिबल है?
तो प्रॉपर ऑफिसर तो बोलेगा भैया रिवर्स चार्ज वाला आपको पेमेंट करके क्रेडिट क्लेम करना चाहिए था। रिसिपिएंट बोलेगा सर गलती तो सप्लायर की है। आ रहा है, और सप्लायर ने रिवर्स चार्ज में डाला और पेमेंट भी किया है, तो उसको पता ही नहीं था। अब देखिए ये कितना अच्छी बात लिखता है, और ये इन हाउ इन अबव आईटीसी कंडीशंस अंडर सेक्शन 16 आर मेट, यही तो हम लोग कह रहे हैं। हाउ टू डील विद दिस इशू, तो बता दिया अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो सीए का सर्टिफिकेट ले आइए, 2.5 लाख से अंदर सेल्फ सर्टिफाइड ले लीजिए, क्रेडिट दीजिए। एक बात, अब ये जो है सेक्शन 16 सबसे याद कीजिए, ये हमने बताया था आपको। तो प्रोवाइजन टू सेक्शन 16(4) ये सिर्फ 17-18 का केस क्या था, देखिए 17-18 का, 17-18, 18-19, ये सितंबर 18, ठीक बात। लास्ट डेट ऑफ क्रेडिट क्लेम करने का 17-18 का क्या है, सितंबर 18 है। अब देखिए हुआ क्या, सितंबर 2018 में ही 2A आया था, ठीक है। आपका जो इनवॉइस था, जो एक्चुअल इनवॉइस था आपका, मान लीजिए 200 रुपया था, ठीक है। आपने 3B में क्रेडिट क्लेम किया 150, 50 रुपया आपने क्लेम नहीं किया क्योंकि आपके सितंबर 2018 में नजर नहीं आ रहा था। आप अच्छे एसएससी थे, ऑनेस्ट थे, आपको लगा नहीं 2A फॉलो करेंगे आप, यू फॉलोड। और 50 रुपया का आपका 2A में नजर नहीं आया तो आपने क्रेडिट क्लेम नहीं किया, ठीक बात। 2A में किस लिए नजर नहीं आया, क्योंकि जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग मार्च 2019 था, इसलिए 2A में नजर नहीं आया। तो इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया जहां पर उन्होंने कहा कि सितंबर 2018 के बाद, सितंबर 2018 के बाद भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं अगर आपके 2A में नजर आ जाए तो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 2A में कौन सा क्रेडिट नजर आएगा, सिर्फ और फॉरवर्ड चार्ज वाला। रिवर्स चार्ज वाला का लास्ट डेट तो सितंबर 2018 ही रहेगा। अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया उसका भी तो लास्ट डेट सितंबर 2018 ही रहेगा। सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का उन्होंने लास्ट डेट क्या बताया, 31 मार्च 2019 बोला है, ठीक है। वो भी जब 2A में नजर आएगा। अगर आपने 3B में सितंबर 2018 से पहले ही 200 रुपया क्लेम कर लिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 200 से कम क्लेम किया है, सितंबर 2018 के बाद अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो 2A में नजर आना चाहिए। अब 2A में मान लीजिए, 2A में देखिए 200 की जगह 150 क्लेम किया, 2A में इस पीरियड में सितंबर और मार्च के पीरियड में सिर्फ 30 रुपया नजर आया, तो क्रेडिट कितना क्लेम करना है आपको, 30 रुपये, 20 रुपया क्लेम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत यहां तक। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को तो मानना ही पड़ेगा। 18-19 में ये एक्सटेंशन नहीं थी ना, 18-19 में सिर्फ सितंबर 2019 तक का ही क्रेडिट आप क्लेम कर सकते थे, सितंबर 2019 तक ही क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, ठीक बात। बिल्कुल। अब देखिए ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया, अब लेकिन नोटिस कौन सा आ रहा है, सितंबर 2018 के आ रहा है। जो भी नोटिस आ रहा है, अमित जी आपको नाम नोटिस याद होगा, तो उसने भी सितंबर 2018 ही लिखा हुआ था। ये चीज भूल ही गए ऑफिसर्स नोटिस इश्यू करने में, या फिर रेडीमेड नोटिस था तो आ गया। साहब इस पे तो दिमाग इसलिए नहीं लगाते हैं कि फिर नोटिस किस बात की। चलिए, अगर ये लिख देंगे तो फिर तो नोटिस से खत्म हो गई। हाँ, तो प्रोवाइजर टू सेक्शन 16(4) इंसर्टेड बाय रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर. This in most of the cases recipients are referring to strict interpretation and contending that this prerequisite is applicable to recipients who claimed ITC after the specified date, that after the due date of September 18 return till due date of March 2019. How to deal with this issue? The precondition that the GSTR 1 should have been filed by the supplier till the due date of 1 of March 2019 is only applicable to taxpayers who have claimed ITC during the extended period. जो भी मैंने समझाया, that is after the due date of September 18 return
एंड रिटर्न टिल ड्यू डेट ऑफ मार्च 2019। और ये सही भी कह रहे हैं। अब देखिए एक केस और देखिए, 17/18, 18/19, सितंबर 2018। आपका एक सप्लायर है जिसने जीएसटी 1 फाइल कर दिया और यहां फाइल किया, और आपके 2A में नजर भी आने लगा, ठीक। लेकिन आपने क्रेडिट यहां क्लेम किया, इस जगह, मतलब 2018 के बाद 2A में नजर आ रहा है आपको, सितंबर 2018 में ही 2A आया, मतलब सितंबर 2018 से पहले आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन आपने उसका क्रेडिट सितंबर 2018 में क्लेम नहीं किया। कब क्लेम किया? उसके बाद क्लेम किया। बताइए इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मार्च के बाद दिखाया? नहीं, उसने जीएसटी 1 यही फाइल कर दिया यहाँ। हाँ तो मिलेगा, 2A में नजर आ भी रहा है, लेकिन हाँ तो मिलेगा। एक मिनट, आपने 3B में सितंबर 2018 के बाद क्लेम किया। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, मार्च तक टाइम था। नहीं, मैं, आप फिर समझे ही नहीं, नहीं मिलेगा। तो फिर से केस बोलता हूं, अब इससे डिफरेंट है। 17/18, 18/19, ये सितंबर 2018। मैं ये कह रहा हूं, आपका कोई सप्लायर था जिसने जीएसटी 1 फाइल ही नहीं किया, आपका इनवॉइस फाइल ही नहीं किया, आपका इनवॉइस फाइल नहीं किया तो 2A में नजर नहीं आया। उसने फाइल यहां, और जब 2A में नजर नहीं आया तो आपने क्रेडिट क्लेम नहीं किया। ओके। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास इनवॉइस कितने रुपए के थे? 200 रुपए के थे। 3B में आपने क्रेडिट कितना क्लेम किया? 180। रुझे 2A में कितना नजर आया आपको? 150। 150। 3B में आपने कितना क्लेम किया? 150 नहीं, 3B में आपने क्लेम किया सिर्फ 140। सितंबर 2018 के 3B में। क्लियर है? यस। मैं रिपीट करूंगा ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए फोर्थ में। इनवॉइसेस कितने, इनवॉइसेस में टैक्स कितना है? 200। आपके 2A में नजर कितना आ रहा है? 150। 3B में कितना आपने क्लेम किया? 140। सितंबर 2018 तक 10 रुपए आपके 2A में नजर आ रहा था, आपने क्लेम नहीं किया, ठीक बात है। तो वो 10 रुपए क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आ रहा था नजर, फिर भी क्लेम नहीं किया। तो बाकी जो 50 रुपया है, जो आपके 2A में नजर नहीं आ रहा था, वो आपका सप्लायर सितंबर के बाद अपलोड करता है, क्योंकि मार्च 2019 लास्ट डेट था, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि 10 रुपया का नहीं मिलेगा, बाकी अगर 50 रुपया का अपलोड कर देता है सितंबर के बाद और मार्च से पहले, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। ओके। आया? सर ये जो आप बता रहे हैं ना, हाँ। 17-18 में एक तो 2A था भी नहीं। नहीं, सितंबर 2018 में तो आ ही गया था 2A। हाँ तो बहुत सही कहा था, हो सकता, हाँ आप जो कह रहे हैं वो बात वहां तक तो लॉजिक सही है उसका, कि सितंबर के बाद आपने नहीं लिया, कि सितंबर तक नहीं लिया, सब कुछ आपके पास था, करेक्ट भी था, फिर भी नहीं लिया, तो ये आपकी कमी है। करेक्ट। तो वो तो लैप्स हो जाएगा, वहां तक तो सही है। हाँ। अब देखिए, लार्जर इशू ये है कि आपको 2A से बचना है। मैं चूंकि दूसरी जगह जा रहा था, मैं इस जगह पे जा रहा हूँ कि मैं 2A को क्यों देखूं, वाई 2A? यस। टू आपने मुझे फाइल ही नहीं करने दिया, तो मैं 2A क्यों देखूं आपका? करेक्ट। तो मुझे आईटीसी क्यों नहीं मिलेगी? ये बहुत बड़े एसएससी, जो बड़े बड़े एसएससी हैं उनके लिए। लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट, पॉइंट नंबर, देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को तो कंप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है।
और ये जो कंडीशन है इसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा, ये भी कोई डाउट नहीं है, ये जो पूरा का पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। अब हाँ, ये तो मान ही गए ना, 2A मत देखिए, अगर सप्लायर हाँ टैक्स दे दिया है पॉइंट हाँ नंबर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं देखता 2A। हाँ ये तो मान ही गए हैं पॉइंट हम्म नंबर 3 में, हम्म 2A नहीं देखना है, लेकिन आपको हम्म सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही है तो ये महाराष्ट्र तो मान ही गया है ना, इसमें तो कोई कहाँ। सर। महाराष्ट्र में भी दो तरह के एसएससी हैं, एक सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन वाले हैं और एक स्टेट ज्यूरिडिक्शन हाँ वाले हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रल वाले तो मानेंगे ही नहीं, कहेंगे मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से थोड़े गवर्न हो रहा हूँ। यस यस यस, बिल्कुल सही बोला, जो स्टेट जुरिडिक्शन वाले हैं वही मानेंगे। ठीक ये बात तो है। तो ये तो आखिर बड़ा सेंट्रल इशू आएगा वालों ने सर। क्या गुनाह किया है एसएससी ने? एग्रीड एग्रीड एग्रीड, फिलहाल तो ये स्टेट का ही है तो स्टेट का ही है, हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडिया में ये अच्छी बात फैलेगी जरूर, और सेंटर भी मानेगा, स्टेट भी मानेगा, सभी स्टेट्स मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जब कोर्ट में जाएगा तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है, यही कोर्ट भी मतलब उसको एग्री भी करेगा और क्रेडिट देगा। हम्म। भाई मैंने पढ़ा है सर, अगर स्टेट भी कोई सर्कुलर निकाल रहा है हाँ, तो वो सेंट्रल पे भी बाध्यकारी हो जाता है। ना ना नहीं होता। ये माना जाएगा कि देखिए, मानना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा एक इंग्लिश शब्द है कि दबाव भले पड़ सकता है हम्म, लेकिन बाध्य नहीं है। हम्म, B2B transactions in GST are one mistakenly reported as transaction liable to tax under RCM. That is, they were reported by supplier in 4B instead of 4A. This data entry error is the sole cause of mismatch of liability of recipient taxpayer understand how to deal with this. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मंगवा लेगा, ठीक कर देगा, है ना। बिल्कुल सही है। इसको मैं पढ़ नहीं टैक्स रहा तो हूँ। उसने पे कर ही दिया ना, हाँ हाँ, चाहे वो आरसीएम में पे किया हो, चाहे फॉरवर्ड चार्ज में किया हो, चाहे बैक चार्ज में किया, पे तो उसने कर ही दिया ना। ठीक। In some of the cases, replies are received that the ineligible ITC, which has been pointed out in ASMT 10, was already reversed by taxpayer in the return of subsequent period. ये जो हमने सर्कुलर दिखलाया था, इसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने काम किया। हाँ हाँ The बिल्कुल। format of 3B is not so exhaustive and no separate column is provided for such reversal. Hence, the amount of ITC reversed for the previous period is not क्या लिखा हुआ है? एलिजिबल From the return form itself, how to deal with this issue. Again was, देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने अप्रैल में 100 दिखलाया और बी में 0 कर दिया, आपकी ये क्या है, आईटीसी का है ना, इनएलिजिबल आईटीसी। हाँ हाँ अप्रैल में आपने आईटीसी 100 लेना था, आपने 200 ले लिया। बी में आपको आईटीसी 100 लेना था लेकिन आपने लिया ही नहीं, पॉसिबल है। हाँ हाँ अप्रैल में आपको आईटीसी 100 लेना था, आपने 200 ले लिया। बी में आपको आईटीसी 300 लेना था, आपने कितना लेंगे अब? 200 200 ही लेंगे। 200 ले लिए। अब लोग 3B में दिखलाएंगे कैसे? आप 3B में अप्रैल में 3B में आप कैसे कैसे दिखला सकते हैं? अप्रैल, ये वाला केस देखते हैं। मई के 3B में आप ऑल आईटीसी में कितना लिख दीजिए, 300। रिवर्सल में दिखला दीजिए 100, या फिर ऑल आईटीसी में 200 ही लिखिए। अब जब आप रिवर्सल में यहाँ 100 दिखलाते हैं तो ऑब्वियसली पूछेगा ना ऑफिसर, भैया ऐसा कैसे, किस चीज का रिवर्सल, 243 का रिवर्सल, 37 का रिवर्सल, किस चीज का रिवर्सल। ऐसे केस में आपको रिवर्सल नहीं दिखलाना होता, आईटीसी कम लेना होता है। ठीक है, लेकिन लोगों ने गलती की है तो की है।
सर जिस साल की घटना है ऑफिसर्स खुद ही नहीं जान रहे थे रिटर्न कैसे भरा जाएगा। ठीक है, आप तो जान रहे हैं। हाँ अब जान रहे हैं ना, तभी तो ये इतनी नोटिस पहाड़ी है, पड़ रहे हैं। ठीक है, नोटिस है, ये हाँ। मतलब सर्कुलर है। हम्म। It was already reversed by taxpayer in the return of subsequent period. However, the format of this has the amount of in case taxpayer replies with reference to specific return period, तो मैं 2 रिटर्न पीरियड का अगर डेटा दे देता हूं, ये जब तक मैं रिवर्स करता गया, जब तक कम लेता गया, वो पूरा पीरियड का डेटा दे देता हूं, तो ऑफिसर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि टोटल वास्तव में जितनी आईटीसी उतनी ली की नहीं ली। Return period, then calculation of reversal of that specified return period along with the transaction list should be obtained from the taxpayer verified with the ITC claim reversal. हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। Alternatively, it can be verified from DRC 03. तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को कुछ कहना है तो कहिए, फिर आगे चलते हैं। कोई स्पेसिफिक इश्यूज आप लोग का? स्टार्टिंग में क्या होता फिर से स्टार्टिंग कहिए। में सर 2017-18 में जब सप्लायर इनवॉइसेस रेज करता था तो रिसिपिएंट के 2A में भी नहीं दिखता था। बहुत से केसेस ऐसे भी थे। नहीं, 2A तो आया ही सितंबर 2018। हाँ उसके वही उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ 18-19 में भी थोड़े सप्लायर डालते थे इनवॉइसेस, लेकिन रिसिपिएंट को नहीं दिख रहा थे। अच्छा, अपना सितंबर 2018 के बाद इनवॉइसेस तो अपलोड होता था, लेकिन फिर भी रिसिपिएंट को नहीं दिखता था। नहीं दिखता था। इसका प्रूफ है? थोड़े प्रूफ तभी रहेंगे। कभी कॉपी तभी निकाल के रखे थे, तो मैंने मैटर भी लिया था डिपार्टमेंट से भी, मैंने पूछा था देख इनका तो सब अपलोडेड है, सब जीएसटी नंबर सब सही है, लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा है। ओके ओके। और दूसरी बात, एक बात और बताता हूँ, 2A इज द डायनामिक डॉक्यूमेंट, वो बार बार चेंज होता है। यस सर। तो और मैं आपको बता रहा हूँ, जीएसटी का जो टैक्स कंपैरिजन टैक्स लायबिलिटी, उसी शीट को डाउनलोड कीजिए और किसी चीज को मत डाउनलोड कीजिए। हाँ बताइए। और एक केस में ऐसे थे कि करीबन 10 लाख रुपया उनके अकाउंट में B2C में डालते, उसके लिए मैंने एक लेटर भी किया था डिपार्टमेंट को कि यू जस्ट रिवीजन का ऑप्शन दीजिए, और क्योंकि कंपनी ने उनका ब्लॉक किया था, तो कंपनी बोल के आपको हम चाहे तो लेटर देंगे, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन अब ये जो सर्कुलर इससे ये दिखाने के लिए भी अच्छा है कि अब देखिए ये इसकी वजह से आप हम सर्टिफिकेट दे देंगे, आप हमें रीइंबर्स कर देंगे। उन्होंने अभी क्रेडिफिकेशन भी दिया और वो आप सबमिट कर दीजिए चार्टर्ड अकाउंट पर। संतोष जी मैं समझा नहीं, सप्लायर सप्लायर ने क्या किया था, B2B डालने से डालना चाहिए था, लेकिन B2C में डाल दिया उन्होंने। ठीक है। और अभी कंपनी क्या बोल रही है, नहीं आपका हमको नहीं दिख रहा है तो हम लोग वो पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने उनको क्या बोला था कि हम तो आपको सर्टिफिकेट देंगे और आप सब पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, आपके डिपार्टमेंट में आप उसका पूरा लेजर स्टेटमेंट, और आपने हम लोगों ने जो भी 3B जो भी फाइल किया उसका कॉपी दे देंगे और आपका अकाउंट के साथ। तो ये जो सर्कुलर ये उसको हैंडी हो जाए, ऐसा है। ठीक बात, ठीक बात। तो बहुत से इश्यूज थे तभी, सॉरी केस टू केस। नहीं, ये पॉइंट पे बहुत अच्छा लगा कि कह रहा है कि भैया सप्लायर प्रॉपर ऑफिसर ये चेक कर ले कि सप्लायर ने टैक्स दे दिया, हम क्रेडिट देंगे। 2A का झंझटी से तो बाहर आए ना ये। और बहुत से केसेस में सर, अमित जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, माइक पास लाइए। सर ये सिर्फ SGST के लिए है, C के लिए नहीं है। और मैं एक मिनट अमित जी, जब आपका जुरिडिक्शन है उसके पास, ऑफिसर के पास, तो C और S दोनों का डिसाइड करेगा वो। हाँ वो दोनों का डिसाइड, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है अगर वो S है तो ही लागू होगा सर। यस, लेकिन अगर C भी है तो घबराने की बात नहीं है। जो हम लोग प्ली एकदम शुरुआत से ले रहे हैं कि सेक्शन 16 सब 2 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, मुझे क्रेडिट चाहिए बस। और सर सेकेंडली SGST के पास इतना काम का पेंडेंसी है 17, 18, 18, 19, 10 का, वो कुछ क्लियर ही नहीं। 17-18 का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या था?
एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट क्या था? मार्च के बाद कुछ डेट एक्सटेंड किए थे वो। नहीं, ईयर बताइए, ईयर 19 जून 2019। मार्च 2019। तीन साल जोड़ देता हूँ, ये सारे केस वो 3 साल वाले बोनाफाइड मिस्टेक वो खुद ही लिख रहे हैं, वो मेलाफाइड है नहीं। तो मार्च 2019 में 3 साल में जोड़ देता हूँ तो ये क्या आएगा, मार्च 2022 आएगा। अप्रैल 2022 ले लीजिए, बाकी डेट एक्सटेंड हुआ तो। हाँ हाँ। आज चल रहा है कौन सा, 22। तो उनके पास 73 में खत्म करने का जो लास्ट डे है वो 1 महीना और है। सर 3 महीना पहले तो नोटिस देंगे ना वो हमको। हाँ, 3 महीना पहले जो नोटिस, तो वही समय तो बीत गया। यस, करेक्ट 17-18 का आपको नया नोटिस नहीं आएगा। हाँ, अब वो 73 के तो नोटिस नहीं दे सकते हमको। यस 74 में जाए तो बचने के बहुत कुछ चांस हैं। ये 74 में जाएगा कैसे जब वो बोनाफाइड सर्कुलर है तो? नहीं, चांस बहुत कम है। हाँ, 74 में जाता है फेक इनवॉइस ये सब के चक्कर। तो चांस बहुत कम है। हाँ, और तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र का जो सर्कुलर निकाला है वो काफी बेनिफिशियल है। तो मैं तो जब शुरुआत में पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि ये अपने फायदे के लिए निकाला है उन्होंने, लेकिन आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं पढ़ा ही आप ही लोग के साथ हूँ, मैंने सिर्फ ऊपर का 1-2 पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं सोच रहा था वही है वो, इसलिए मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं। फिर आप लोग के साथ डिस्कस कर ही लिया मैंने। कैसी रही आज की क्लास? बहुत अच्छी सर। और क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता? पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया सर अभी इसमें। तो 17-18 का नोटिस, 18-19 का नोटिस आप लोग अब हैंडल कर लेंगे? यस। चलिए, कल मंडे मिले। ओके, थैंक यू सर। कुछ और कहना चाह रहा है कोई? नहीं, आपके मैंने जो बुक्स लिए थे ना, जो मैंने थोड़े कलीग्स को दिया था, लेकिन बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। तो उन्होंने मुझे कहा भी कि अगर पहले क्यों हमको पहले क्या सब डिटेल में जानना पड़ता था, लेकिन ये चलो स्कोप ऑफ सप्लाई में सब गए तो आपको डिटेल मिलेगा। एमसी के भी जो बहुत बढ़िया तरीके से किया, तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम थोड़े क्लासेस भी आपके ज्वाइन करेंगे अगर आप वापस मैं इसके बाद बात करूंगा सर आपसे, ये करूंगा क्यों। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन करवाइए, क्योंकि अब ये जो जीएसटी वॉल्यूम 1 की क्लास है हो सकता है 2023 में फिर से शुरू करें। फिलहाल तो तुरंत तो शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें देखिए कहानी ये है कि हमें जीएसटी वॉल्यूम 1 का एक हम लोग पीपीटी बना रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज करवाना चाह रहे हैं 10-15 घंटे में। तो वो क्लास भी लेनी है, फिर वॉल्यूम 2 की क्लास शुरू होगी। तो वॉल्यूम 1 का नंबर मुझे लगता है कि सर्कुलर मोशन में 2023 में ही आएगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस से सब जो भी यूट्यूब में भी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ही लीजिए। अभी तो वॉल्यूम 2 तैयार करने में भी समय लगेगा सर, मतलब रिकॉर्ड करने में ना। हाँ, वॉल्यूम 2 करने में टाइम लगेगा, उसका हम लोग चैप्टर वाइज। जब ये समाप्त होगा तब जाके फिर आएगा ना नंबर, तब तो 1 साल बीत ही जाएंगे। 1 साल बीत ही जाएगा। और दूसरा कि हम लोग उसमें वॉल्यूम 2 में पूरा का पूरा कोर्स भी ऑफर करेंगे और चैप्टर वाइज भी ऑफर कर देंगे। मतलब किसी को सिर्फ आईजीएसटी करना है मोस्ट वेलकम, इस तरह से भी कर देंगे हम लोग। क्योंकि वॉल्यूम 2 में तो रिफंड में ज्यादातर बदलाव हुआ, अदर में बदलाव नहीं है उतना, लेकिन वॉल्यूम 1 में ज्यादा बदलाव रहा, बार बार बहुत बदलाव रहा। हाँ, जबकि 2 में उतना नहीं रहा है। हाँ, 2 में उतना नहीं रहा। हाँ, केवल रिफंड में ही ज्यादा रहा है। हाँ, रिफंड में रहा, और वो इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर ये यही सब में ट्रांजिट 129 130। हाँ 130 ये सर, बस ये कुछ चीजें डिमांड एंड रिकवरी में भी रही, बहुत रेयर है वो सब, बहुत कम है, ऐसे कुछ नहीं। सर शाम में अगर लेक्चर रख दिया जाए वॉल्यूम 2 के लिए तो सर सुबह शाम दोनों टाइम। अरे अमित जी बहुत काम होता है। आपने क्या, एक बात बताइए अमित जी, महाराष्ट्र का सर्कुलर कितना, आपने 2 ही पेज तो बोला था,
हाँ सर, हाँ ना, लग गया ना 40 मिनट। यस। डिटेल में करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको अमित जी एक बात बताता हूँ, अभी हम लोग एक पीपीटी जो बना रहे हैं ना जीएसटी के, उसमें देखिएगा कितने जल्दी जीएसटी करवाता हूँ मैं। मतलब बाकी लोग उस जीएसटी को करवाने के लिए पैसे लेते हैं, मैं उस जीएसटी को करवाने के लिए फ्री में करवाऊंगा, जो 15 घंटे में पूरा जीएसटी में खत्म कर दूंगा। 1-2 जीएसटी वॉल्यूम 1। ठीक है, चलिए सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ हाँ, कल मैंने पूछा था जीएसटी, एक मेरा जीटीए है, उन्होंने जनवरी 21 में जीएसटी नंबर लिया है। अच्छा। तो अभी, हाँ, तो अभी उनका टर्नओवर बताइए, आपका एक जीटीए है? जीटीए है, हाँ, जनवरी 21 में जीएसटी नंबर ले लिया है। 21 में जीएसटी नंबर, ठीक है। हाँ, अभी 2021 का उनका टर्नओवर है 9 करोड़ रुपीस। यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है। हाँ, कितना है 2021 में टर्नओवर? 9 करोड़। ठीक है, ओके। तो मेरा डाउट ये है कि अप्रैल टू दिसंबर का जो टर्नओवर है 9 में हम लोग कहाँ शो कर सकते हैं? यहाँ न्यूली रजिस्टर्ड है ना ये? हाँ हाँ। जीएसटी 9 में कहाँ शो कर सकते हैं? देखिए क्या होगा, 9 करोड़ का टर्नओवर है तो 9C भी जाएगा। 9C भी जाएगा। 9C में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। 9C तो ये वाला टर्नओवर आपको कहाँ शो करना? कहीं नहीं शो करना। तो फिर ये 3 क्वार्टर का जो है जनवरी टू मार्च का, वो सिर्फ 182 का। मुझे एक बार रुक जाइए, इस पीरियड पूरे पोर्शन में वो रिवर्स चार्ज में था। रिवर्स चार्ज में तो 23/1 या 23/2 लग गया था, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी? नहीं थी सर, है ना? तो उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में भी कुछ काम करेगा लगता है। फॉरवर्ड चार्ज में नहीं कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ले लिया, करेगा रिवर्स चार्ज में ही। हाँ, गलती से ले लिया सर, कंप्लायंसेज करेगा आप जीएसटी के पूरे। क्यों लिया उसने रजिस्ट्रेशन? सर कैसे है, सामने वाले सब रजिस्टर का ही जीएसटी नंबर ही मांगते हैं, ट्रांसपोर्टर है ना। अच्छा, बोलता जीएसटी नंबर ही चाहिए उसको। हाँ, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन आपको जीएसटी 9 में शो नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ 9C में जाएगा। हाँ, 9C में जाएगा, मैं वो बता देता हूँ। जैन फेब मार्च सिर्फ ये वाला ट्रांजेक्शन 9 में जाएगा, ठीक है। ओके। लायबिलिटी सब जीरो जा ही रहा होगा GSTR1 का। हाँ, जीरो जा रहा है। ये भी जीरो जाएगा, सब कुछ जीरो जाएगा, क्रेडिट भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। सर तो उसका बैलेंस शीट से फिगर मैच नहीं होगा ना? अब 9C में मैच करवाना। 9C में आप ऑडिटेड एनुअल टर्नओवर कितना लिखेंगे? 9 करोड़। 9 करोड़। 9 करोड़ प्लस अप्रैल में, जून या जनवरी फरवरी मार्च। और जीएसटी 9 से टर्नओवर सिर्फ 3 महीने का आएगा। 3 महीने का है। रीजन ऑफ नॉन रिकंसिलिएशन क्या है कि यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे। हाँ, तो अदर रीजंस आपको याद है टेबल नंबर 5 में अदर रीजंस वाली? हाँ सर, हाँ है, 9C में है। वहाँ लिखना पड़ेगा नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बट हाँ, उसने न्यूली रजिस्टर्ड फ्रॉम Jan 21। हाँ, दोनों रीजन दे सकता है वो अलग अलग। हाँ, सेक्शन 23 का भी रेफरेंस में दे सकता है और वो भी दे सकते हैं। नहीं, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, उसने रजिस्ट्रेशन ही नया लिया है बस। ओके, तो 9 में सिर्फ जनवरी टू मार्च का ही देना है। यस। थैंक यू सर। और कोई डाउट? नहीं सर, कल 2 वीडियो डाल दिया आपने यूट्यूब में। हाँ जी, कल रात में लग रहा है 2 वीडियो डाल दिया। 2 वीडियो डाला सर ने। हाँ, डाल दिया, क्योंकि एनुअल रिटर्न में 42-43 का एक्सेल शीट भी शायद कुछ यूज कर ले। ठीक डालते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय।